अररिया लोकसभा क्षेत्र का देश की राजनीति में खास महत्व है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सीमांचल में कुल 4 सीटें आती हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। इन सीटों पर हार जीत का सीधा असर पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही इन चारों सीटों पर हार जीत का असर देश की संसदीय राजनीति पर भी पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया लोकसभा सीट की। नेपाल बॉर्डर पर स्थित बिहार का सीमावर्ती जिला अररिया पहले पूर्णिया का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। 1990 के बाद इस जिले को नई पहचान मिली। अररिया का नाम भी बड़े अनोखे तरह से पड़ा। जिले के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ एक एजे फोर्ब्स नामक एक साहसी सैन्य अधिकारी रहते थे। उस जमाने में अररिया के इलाके में उनका एक बंगला था। इस बंगले के एरिया को रेसिडेंशियल एरिया कहा जाता था। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार इसे शॉर्ट में आर एरिया संबोधित करने लगे। धीरे धीरे आर एरिया अररिया में बदल गया। इसी तरह फोर्ब्स के नाम पर ही फोर्ब्सगंज हुआ, जिसे जिले के लोग आजकल फारबिसगंज कहते हैं। अररिया में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और भोजपुरी के अलावा अनेक स्थानीय बोलियां, पहनावा, खान पान ने इस जिले की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। अररिया में प्रसिद्ध खड़गेश्वरी काली मंदिर है, जिसे 6 मंजिला काली मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की पहचान देश के सबसे ऊंचे मंदिरों में शुमार है। वहीं मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रमुख स्थल जामा मस्जिद भी यहाँ अवस्थित है। तो अररिया, जिसका अस्तित्व महाभारत काल के समय में भी मिलता है, राजनीति और सत्ता के खेल में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। मैला आंचल, जुलूस, परती परिकथा जैसी कालजयी रचनाओं के रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि है अररिया। प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने 60 के दशक में अपनी रचना परती परिकथा में अररिया की बदहाली का जैसा सजीव चित्रण किया था, कमोबेश वैसी ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात आज भी अररिया में देखने को मिलते हैं। पिछले 52 सालों में इसका विकास रेणु की परिकल्पना के अनुरूप नहीं हो पाया। देश भर में जूट की खेती और जूट उद्योग के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुका अररिया मक्के की खेती में भी देश में अग्रणी रहा है। आज अररिया देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होकर अपने राजनीतिक रहनुमाओं को कोस रहा है। एक अदद मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी महिला कॉलेज के लिए बरसों तक लड़ते रहे हैं यहाँ के लोग। रेल मार्ग लगभग ना के बराबर, इक्का दुक्का लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं जो जोगबनी से खुलती हैं। इसके अलावा बाढ़ का दंश लोगों को हर साल दर्द देता रहता है। आज़ादी के बाद अररिया के आसपास के कई जिले आगे बढ़ गए, लेकिन अररिया वहीं का वहीं रह गया। अररिया 1990 में जिला बना, लेकिन लोकसभा का राजनीतिक पिच यहाँ 1967 में ही तैयार हो गया था। इन 52 सालों में अररिया लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर भी बदली और तासीर भी। 2009 में नया परिसीमन लागू होने के बाद यह सीट आरक्षित से सामान्य सीट हो गया। अररिया में एक और खास बात है कि अररिया एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो किसी एक पूरे जिला को अपने आप में समाहित करता है। अररिया लोकसभा क्षेत्र में पूरा अररिया जिला समा जाता है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी। 2020 में विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और जेडीयू ने एक एक सीट पर बाजी मारी, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक जोकीहाट सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब ओवैसी के विधायक शाहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अररिया लोकसभा सीट से 1967 से 1977 तक 2 बार कांग्रेस के तुल मोहन राम सांसद रहे। 1977 में जनता पार्टी के महेंद्र नारायण सरदार जीत गए। 1980 से 1989 तक 2 बार हुए चुनाव में कांग्रेस के डूमर लाल बैठा ने जीत दर्ज की। इसके बाद 9वें, 10वें और 11वें चुनाव में जनता दल के सुखदेव पासवान ने हैट्रिक जीत दर्ज की। 1998 में भाजपा के रामजी दास ऋषिदेव ने सुखदेव पासवान को हरा दिया। 1999 में सुखदेव राजद के टिकट पर
और 2004 में भाजपा के टिकट पर अररिया से फिर सांसद बने। परिसीमन के बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप सिंह ने यहां से बाजी मार ली। फिर 2014 में राजद नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सांसद चुने गए। तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र सरफराज आलम को राजद ने टिकट दिया और वे सांसद चुने गए। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर यह सीट राजद से छीन ली और 2009 के बाद मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह दूसरी बार अररिया से सांसद चुने गए। तो कहना नहीं होगा कि अररिया सीट से कोई भी दल यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह सीट वह जीत ही लेगा। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, राजद सबने अररिया पर राज किया, लेकिन दुर्भाग्य यह कि नहीं बदली तो सिर्फ अररिया की तकदीर। गौर करने की बात है कि आखिरी 7 चुनावों में इस सीट पर 4 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है और 3 बार राजद को कामयाबी मिली है। बिहार के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तरह ही अररिया में भी जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। हर बार जातीय गोलबंदी होती है और जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अररिया में धार्मिक गोलबंदी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अररिया में धर्म और संप्रदाय को एकजुट करने के लिए सभी दल एड़ी चोटी एक कर देते हैं। इन दिनों सीमांचल में ओवैसी फैक्टर इसीलिए ज़्यादा चल रहा है। अररिया लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत जटिल है। इस लोकसभा क्षेत्र में 35% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं के मुकाबले हिंदू मतदाताओं की संख्या अधिक है। खास बात है कि अगर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार उसी हालत में जीत सकता है जब उसे हिंदू समुदाय का भी कुछ प्रतिशत वोट मिल सके। हालांकि हिंदू समाज की तरह ही मुस्लिम समुदाय भी कई जातियों में बटा है। मुस्लिम समाज में 2 प्रमुख जातियां हैं, कुल्हैया और शेखरा। कुल्हैया की आबादी सबसे अधिक है। इसके अलावा अंसारी, शेरशाहबादी, सब्जी फरोश और फकीर आदि जातियां भी हैं, जबकि हिंदुओं में यादव और मंडल वोट सबसे अधिक हैं। इस इलाके में दलित और आदिवासी वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। एक और खास बात है कि अररिया से बीजेपी के जीतने के पीछे कारण है कि अररिया में सांप्रदायिक गोलबंदी जो हो जाती है और ऐसे में हिंदू मतदाता एक हो जाते हैं और चुनाव में जनता 2 खेमों में बंट जाती है। अररिया में जातिवार अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 6.5 लाख से अधिक है। इसके बाद यादव जाति के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 2.5 से 3 लाख बताई जाती है। तो गंगई वोटरों की संख्या 1 लाख है। अररिया में दलित मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक है, तो सवर्ण वोटरों की संख्या लगभग 1.25 लाख है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ सब शामिल हैं। वैश्य वोटरों की संख्या 1.5 से 2 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ एक बार फिर यह ध्यान देने की जरूरत है कि सीमांचल की इस सीट पर जातीय गोलबंदी से ज़्यादा धार्मिक गोलबंदी होती है। ऐसे में यहाँ राजद का एमवाई फैक्टर भी उतना कारगर नहीं दिखता। इसी कारण इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। तो 2024 के चुनाव के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि किस पार्टी की ओर से किस जाति के प्रत्याशी को रेस का घोड़ा बनाया जाएगा। जाहिर है एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद प्रदीप सिंह की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। प्रदीप सिंह 2 बार इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, गंगई जाति से हैं और क्षेत्र में अच्छी पहचान है। एनडीए की ओर से एक और नाम की चर्चा है, वह है विजय कुमार मंडल की। विजय मंडल सिकटी से बीजेपी के विधायक हैं। वो 2014 में अररिया लोकसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और कहा जाता है कि इन्हीं के कारण प्रदीप सिंह वो चुनाव हार गए थे। उधर महागठबंधन की ओर से पूर्व राजद नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। वर्ष 2018 में हुए उपचुनाव में सरफराज अररिया के सांसद रह चुके हैं। मुस्लिम मतदाताओं में उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन उनके ही भाई उनकी राह का रोड़ा बनकर खड़े हैं।
सरफराज आलम के भाई शाहनवाज आलम महागठबंधन से अपनी दावेदारी ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। शाहनवाज आलम जो कि हाट में 2020 के विधानसभा चुनाव में सरफराज आलम को हरा चुके हैं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी को तोड़कर AIMIM के 4 विधायकों को राजद में शामिल कराने में भी शाहनवाज आलम का बड़ा हाथ था। ऐसे में शाहनवाज आलम जो कि बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, अररिया सीट पर 2024 का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इन दिनों एक और नाम की चर्चा महागठबंधन की ओर से हो रही है। वह है सिकटी के पूर्व विधायक मुरलीधर के पुत्र डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल का। शत्रुघ्न मंडल ने महागठबंधन की ओर से राजद की टिकट पर अररिया सीट पर दावा किया है। 2015 में जदयू से और 2020 में राजद के टिकट पर सिकटी विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनका दावा है कि क्षेत्र की जनता इस बार इन्हें ही आशीर्वाद देगी। उधर ओवैसी भी अररिया में जोर आजमाइश तो करेंगे ही। ओवैसी के मैदान में आ जाने से मुस्लिम वोटों में बिखराव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में एनडीए की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। तो कहना नहीं होगा कि बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है अररिया लोकसभा क्षेत्र की कहानी। अररिया में जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है उसमें इस बार किसकी होगी शह, किसकी होगी मात, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के सियासी खेल की कहानी लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।